नमस्कार आप सभी को। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सूर्यांश स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल हिंदी विद प्रोफेसर पे। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं कि जो भी विद्यार्थी मेहनत करके साक्षात्कार तक पहुंच जाता है और साक्षात्कार में उसका किस कारण से चयन नहीं हो पाता है, उसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। कुछ कमियां आपके व्यक्तित्व की, आपके समझ की, आपके आत्मविश्वास की, इन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे कि साक्षात्कार में आपकी दृष्टि क्या रहनी चाहिए और मेरा स्वयं का अनुभव क्या रहा साक्षात्कार में, उसके संदर्भ में बात करेंगे। कोई भी लिखित परीक्षा यदि आपने दे लिया, उसमें उत्तीर्ण हो गए, लिखित परीक्षा का जो वेटेज रहता है वह रहता है, लेकिन यदि आप उसमें बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं तो आपको साक्षात्कार बहुत ही आवश्यक हो जाता है आपके चयन की दिशा को निर्धारित करने के लिए। ऐसी स्थिति में साक्षात्कार में क्या चीज़ें करना चाहिए, किन गलतियों से बचना चाहिए, 3 मुख्य बिंदुओं पर बात करूंगा। किसी भी साक्षात्कार के लिए सबसे पहले आपकी वैचारिकी स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा, आपका जो दृष्टिकोण है उसमें आलोचनात्मक दृष्टिकोण रहना चाहिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, आपका आत्मविश्वास। इन तीनों का जब सामंजस्य हो जाता है तो आपके अंदर शिक्षक की जो है गुणवत्ता स्वयं आ जाती है और आपका चयन सुनिश्चित हो जाता है। बात करते हैं अब इसकी प्रक्रिया की, साक्षात्कार की प्रक्रिया क्या होती है, कहाँ से पढ़ा जाए साक्षात्कार के लिए। मान लीजिए आपके पास 1-2 महीने का समय मिला साक्षात्कार की तैयारी के लिए। ऐसी स्थिति में पहला काम और अंतिम समय जब आप जाते हैं वहाँ पे साक्षात्कार देते हैं, उस समय तक आपको क्या काम करना चाहिए। लिखित परीक्षा का परिणाम आ गया, आपने परिणाम को पास कर लिया, अब आपको लग रहा है कि साक्षात्कार कैसे जाएगा। एक बहुत ही बड़ा डर बना रहता है जो भी विद्यार्थी, चाहे जो भी विद्यार्थी हो, चाहे यूपीएससी की लिखित परीक्षा की बात करूं मैं, चाहे जो भी परीक्षा हो, बहुत ही बड़ा द्वंद्व रहता है। हमको भी द्वंद्व था, तो सभी लोग इसी द्वंद्व से गुजरे रहते हैं। उस द्वंद्व को दूर करने के लिए सबसे पहला काम आपको जो करना है, आपके पास मान लीजिए 2 महीने के लिए समय है साक्षात्कार के लिए, तो उस 2 महीने में आपकी रणनीति जो है, आपका जो पाठ्यक्रम लगा है उस पाठ्यक्रम को आपने अभी तक वस्तुनिष्ठ या जिस तरीके से पढ़ना था, अब आपने उसको पढ़ लिया। अब आप उसको पढ़ेंगे आलोचनात्मक दृष्टि को विकसित करते हुए। कैसे? जैसे मान लीजिए साक्षात्कार में पूछ लिया गया कि कबीर उस समय के विद्रोही व्यक्तित्व को उभारता हुआ चलता है, उसका जो है वो वर्तमान समय के किन कवियों से उसका सामंजस्य या तालमेल बैठा कर आप दिखा सकते हैं। जैसे मैं मॉक इंटरव्यू दिया हूँ 2-3 जगह, तो कबीर और वर्तमान समय में किसी भी विद्रोही व्यक्तित्व को दिखा दीजिए, चाहे रमाशंकर विद्रोही के व्यक्तित्व को दिखा दीजिए, जहाँ कबीर एक और कहते हैं कि एके मास एके मलमूतर एके सबके गूदा, तो तू कैसे बाबन भया हम कैसे सूदा। रमाशंकर विद्रोही पे आप तुलना करके दिखाइए उनको कि रमाशंकर विद्रोही जो हैं क्या कहते हैं कि हमारे खुरदरे पाँव की ठोकर से धसक सकती है तुम्हारी कोमल ज़मीन, हमारे खर्राए हुए हाथों की रगड़ से लहू लुहान हो सकता है तुम्हारा कोमल आसमान, हम अपने खून चूती नाखूनों से चीर देंगे जब तुम्हारे मखमली गलीचों को, और धरती से आकाश तक खड़े कर फाड़ देंगे तुम्हारी मेहराबों को, तो उसमें से न कोई कच्छप निकलेगा न कोई नरसिंह। आपकी भाव, आपकी संवाद शैली भी इसी तरीके से होनी चाहिए जैसी मेरी, जब आप बताएं। अब प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। आप
अपने पाठ्यक्रम को पूरी तरीके से एक बार आलोचनात्मक दृष्टिकोण के साथ, जो भी सतही तौर पे हैं, जैसे मान लीजिए कुल्ली भाट का अर्थ क्या हो गया, अष्टयाम के आठों प्रहर का नाम क्या हो गया, या फिर संवैधानिक स्थिति जो राजभाषा की है उसके संदर्भ में आपको पता होना चाहिए। जो भी महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए जा रहे हैं, किसको कौन सा पुरस्कार मिला, क्या इनको ये पुरस्कार मिलना सही बात है, आपको क्या लगता है, आपका क्या दृष्टिकोण है, इन सारी चीज़ों पे आप अपने दृष्टिकोण को बनाइए। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण चीज़, जब आप साक्षात्कार में जाएंगे तो वहाँ पे बने बनाए प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे, रट्टा मार के प्रश्नों का उत्तर नहीं देना है। अपनी मौलिकता और अपने आत्मविश्वास से वहाँ पे चीज़ों को सही तरीके से बताना है। जैसे मान लीजिए कोई भी प्रश्न पूछ लिया गया कि कोई भी परिभाषा, मान लीजिए भाषा विज्ञान की या नाटक की परिभाषा पूछ लिया गया, तो ऐसी परिभाषा बताइए कि जो लगे कि हाँ मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप रट के गए हैं वही वहाँ पे उतार दिए। तो ये सब सारी चीज़ों को, इन बारीकियों को ध्यान में रखना है, तभी आपका साक्षात्कार में चयन होगा। एक असमंजस की स्थिति साक्षात्कार के लिए हमेशा बनी रहती है विद्यार्थियों में। सबसे पहला काम मैंने बताया कि आप अपने पाठ्यक्रम को, जो आपका पाठ्यक्रम है, जैसे मैं मान लीजिए हरियाणा लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा हुई, उसके पाठ्यक्रम को आपको आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखते हुए चलना है। काव्यशास्त्र में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें लगी हैं कि ध्वनि के सिद्धांत पे प्रकाश डालिए। जैसे एक लोगों को साक्षात्कार में यही पूछ लिया गया कि आप जाइए बोर्ड पे टीचिंग कराइए कि ध्वनि के सिद्धांत, इसके भेद क्या हैं, इसको आप जाइए 3-4 मिनट में पढ़ा के आइए। इसी तरीके से MPPSC की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें भी काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। अब दूसरा महत्वपूर्ण, व्याख्यान में बने रहिए, अब काम की बातें कर रहा हूँ कि क्या आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है या आपके ज्ञान का परीक्षण है। लोग इसमें आपको गुमराह करते हैं। दोस्तों, कुल मिला के मेरा जहाँ तक समझ है, पूछा तो जाएगा आपके पाठ्यक्रम से ही, वो आपके ज्ञान को ही एक प्रकार से देख रहे हैं। व्यक्तित्व तो वहाँ जहाँ पे आप सारी चीज़ों को बता रहे हैं, किस तरीके से बता रहे हैं, किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से खड़े हैं, किस तरीके से बैठ रहे हैं, ये सारे व्यक्तित्व को। लेकिन आपका ज्ञान साक्षात्कार में 100% मायने रखता है। ये और लोग को गुमराह करने की जो बात करते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि अष्टयाम के आठों प्रहर क्या हैं, 8 ही प्रहर क्यों हैं, अष्टछाप में 8 ही कवि क्यों हैं, अर्थवक्रता प्रबंध वक्रता में क्या अंतर है। इस तरीके के जो महत्वपूर्ण और क्लिष्ट, ये मैं MPPSC की बात कर रहा हूँ, वहाँ के साक्षात्कार में पूछा गया है। वर्तमान समय में जो भी मुद्दा चल रहा है उस पे आपका दृष्टिकोण क्या है। जैसे जेनजी आंदोलन है, जेनजी आंदोलन क्यों हुआ, उस पे आपका दृष्टिकोण क्या है। क्या भारत में भी जेनजी आंदोलन होना चाहिए, जेनजी किसे कहते हैं। इस तरीके के जो वर्तमान समय में मुद्दे हैं उसको भी ध्यान रखना है। हिंदी साहित्य में आप गोदान पढ़ते हैं तो गोदान में क्या कमियां हैं, आप गोदान लिखते तो आपको क्या, इस तरीके से आपकी दृष्टि जो है विकसित रहनी चाहिए। अच्छा, केशव दास और बिहारी में आप किसको बड़ा मानते हैं, क्यों मानते हैं, इसमें आपका दृष्टिकोण सही तरीके से रहना चाहिए। आदिकाल को आप क्या मानते हैं, भक्तिकाल को ही स्वर्ण युग क्यों कहा गया, रीतिकाल को स्वर्ण युग क्यों नहीं कहा गया। इन सब का जब जवाब दे तो वहां पे जो है वो ऐसा नहीं है कि लड़खड़ा जाएं, बहुत ही सौम्य तरीके से, बहुत ही सहज तरीके से अपने संवाद को, अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करना है। चर्चा नंबर 2, ड्रेस कोड की बात करूंगा। साक्षात्कार के लिए पुरुषों के लिए जो आपका ड्रेस कोड होता है, आप चमकीले कपड़े पहनकर बिल्कुल मत जाइए, फार्मल कपड़े पहनकर आपको जाना है। किस तरीके का फार्मल कपड़ा, कलर आप बता दीजिए सर। कलर आपका ऐसा रहना चाहिए जो उनकी आंखों को न चुभे। आप काला पहन के जा सकते हैं, टाई लगा के जा सकते हैं, नीला आप सिलवा लीजिए, और बहुत ही एकदम टाइट ना रहे कि थोड़ा सा मतलब आप ही असमंजस की स्थिति में रहें कि वहाँ जाएं कोट की बटन खोलने तो खुले ही ना। तो इन सब सारी चीज़ों को, बारीकियों को ध्यान में रखना है। बाद में मैं अभी पूरी प्रक्रिया बताऊंगा कि किस तरीके से मेरा साक्षात्कार रहा, किन गलतियों से बचें।
तो ये सारी चीज़ें हैं, व्याख्यान में बने रहिए, लाभदायक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। महिलाओं के लिए क्या है, आप साड़ी पहन सकती हैं, सूट आप मेरे हिसाब से मत पहन के जाइए, वो चीज़ें मतलब अच्छी नहीं लगती हैं। पुरुषों के लिए कुर्ता पैजामा नहीं पहन के जाना है। अच्छा, आपका मतलब आप अच्छे लगें इस तरीके से वहाँ पे जाना है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या बीएड बना के जाया जाए या नहीं बना के जाया जाए? पुरुषों के लिए बहुत बड़ी समस्या रहती है, क्योंकि अचानक से यदि बाल दाढ़ी कटवा लेते हैं तो बहुत ही मतलब खुद को ही खराब लगता है। देखिए, आप आधा नंबर या 0 नंबर पे अपनी दाढ़ी को बनवा लीजिए, जो आपको सही लगेगा। बाल भी मतलब यदि आपको लगता है कि छोटे बाल रख के मैं पागल लग रहा हूँ तो आप छोटे बाल को मत रखिए, लेकिन बहुत बड़े बालों को भी नहीं रखना है। मतलब एक ऐसा बाल जो कि पढ़े लिखे मतलब आपको दिखा दे। ये सब सारी चीज़ें आपको हो गई। महिलाओं के लिए भी मैं यही सारी चीज़ें बताऊंगा। आप ज्वेलरी यदि पहन रही हैं तो उसको पहनने से बचिए, बहुत ही मतलब वो ना आकर्षित हो, मतलब एकदम सादगी तरीके से जाना है, अपने व्यक्तित्व को निखारते हुए इन सब सारी चीज़ों को लेकर। अब प्रक्रिया मैंने बता दिया, ड्रेस कोड की बात कर दिया, मैंने पढ़ाई के संदर्भ में बात कर दिया कि किस तरीके से चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। अब मेरा क्या सुझाव है कि आप जब आत्मविश्वास, तीसरा वैचारिकी स्पष्ट होनी चाहिए। अब आत्मविश्वास की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है इस समय आपका आत्मविश्वास काम करता है। कई बार सारी चीज़ें आपको आती हैं, सारी चीज़ें पढ़े हैं, लेकिन वहाँ पे जाकर आप अपनी भावनाओं को जो है वो नहीं सही तरीके से कंट्रोल कर पाए, तब स्थितियां बहुत ही विपरीत और गड़बड़ हो जाएंगी। सारी चीज़ें आते हुए भी आप भूल जाएंगे जब वहाँ अंदर पहुँचेंगे तब। तो इसलिए जो है आपको अपने आत्मविश्वास को बनाकर एकदम रखना है कि मैंने प्रीलिम्स पास किया है, मैंने मेंस पास किया है, अब निश्चित रूप से जो है हमारा साक्षात्कार भी अच्छा जाना चाहिए। एकदम इस तरीके से जाइए कि वहाँ पे आप जाइए, उनको प्रभावित करिए, आप उनको कुछ सिखा कर आइए। इस तरीके से आपका साक्षात्कार होना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन अंदर पहुँचते पहुँचते एक डर जो बना रहता है वह डर फिर वहाँ पे आ जाता है। अब उसको कैसे, उस जो दबाव की स्थिति है उससे कैसे निकला जाए, इसके विषय में भी बताऊंगा। उसी दौर से गुजरा हूँ। आपने पीएचडी का साक्षात्कार आपका लगा होगा, मैंने जेएनयू, डीयू इत्यादि जगह पीएचडी का साक्षात्कार दिया, लेकिन उससे इसका प्रक्रिया अलग है। और तो इन सब सारी चीज़ों को है, घबराहट को कैसे दूर किया जाए, आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाया जाए। जैसे मान लीजिए कि आपका साक्षात्कार 5 तारीख को है, आप 3 तारीख को पहुंच जाइए वहां पे, पहले से ही 3 तारीख को पहुंच जाइए और कुछ महत्वपूर्ण जो है साक्षात्कार से 2-3-10 दिन पहले के जो भी करंट की चीज़ें हैं उसको आप पढ़ के जाइए। विषय से तो आपने चीज़ों को पढ़ लिया, अब करंट से जो चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए रसिया यूक्रेन का युद्ध हुआ या ट्रंप की जो रणनीति इस समय चल रही है वो क्या है, वैश्विक बाजार में जो स्थिरता, ये सब सारी चीज़ें हैं, इसको पढ़ के जाइए। आप पहले पहुँच गए, आप वहाँ पे अभी भी द्वंद्व बना है कि 2 दिन बाद साक्षात्कार है, कैसे जाएगा, अरे यार कैसे जाएगा, ये सारी विडंबना चल रही है। इसको दिमाग से निकाल दीजिए, एकदम फ्री हो जाइए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी विद्यार्थी, इसीलिए देख लीजिए आज चयन में वही हो रहा है जो पहले से ही किसी जॉब में या किसी भी नौकरी को कर रहा है। उसमें आपकी लड़ाई है, आप कैसे आएंगे। आपकी लड़ाई तो आपके वरिष्ठ से है, कनिष्ठ से है साथियों, इसलिए जो है आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और ये आत्मविश्वास जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसी स्थिति में, क्योंकि आप देखेंगे कोई भी आप परिणाम उठाकर देखिए, वहाँ पे जो पहले से ही किसी नौकरी में लगे हुए हैं वही आकर फिर दोबारा नौकरी निकाल रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनका जो दिमाग है वो एकदम मुक्त है, उनको किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है। उन्होंने जो पढ़ा है आके वही बता देते हैं और निकल जाते हैं, और बाद में उनका इसी में भी चयन हो जाता है। यही स्थिति हरियाणा में भी रही है। कई लोग जो हैं वो जॉब कर रहे थे सरकारी। आपको एकदम दबाव निकाल के चलना है। और ये समझिए सबसे पहला काम कि
आप अपने सामने शीशा रख के आप बहुत ही अच्छा अभ्यास करिए। शीशा के सामने बोलिए, या तो फिर किसी खाली जगह पे चले जाइए, छत पर चले जाइए, वहाँ पे टहलते हुए बोलिए कबीर की वर्तमान समय में प्रासंगिकता क्या है। इसको आप समझ लीजिए कि मैं विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ। जैसे मैं रहता था तो मेरे मन में मतलब ये सब सारी चीज़ों को मैं करता था कि खुद से ही बोल रहा हूँ, जाके आधा घंटा 1 घंटा खुद से ही बता रहा हूँ, सुनने वाला तो कोई नहीं है। तो मुझे ये भी द्वंद्व रहता था कि यार खुद से ही बहुत ख्याली पुलाव मैं भी, ऐसा नहीं है। लेकिन ठीक है, यदि आप सपने देखेंगे तो सपने के साकार भी होंगे। मैं भी बहुत पहले चीज़ों को, ऐसा नहीं है बहुत तो नहीं, मतलब ऐसे देखता था कि हरियाणा का लोक सेवा आयोग का जो बैनर है उसको देख लिया, या फिर और कोई मोटिवेशन का वीडियो, असिस्टेंट प्रोफेसर मोटिवेशन, ये सब सारी चीज़ें बहुत ही मतलब सीमित देखनी है, जो आपको थोड़ा बहुत देर के लिए आपको सकारात्मक अभिप्रेरणा दे सकती हैं, बहुत ही नहीं घुसना है। और आप ऐसी जो है वो अभ्यास करिए, बोल बोल कर सारी चीज़ों का अभ्यास करिए। आप मॉक इंटरव्यू भी 2-4 जगह दीजिए, आपकी डर एवं घबराहट दूर होगी। तो ये सब सारी स्थितियां हैं। अब आप पहुंच गए वहाँ साक्षात्कार देने। साक्षात्कार के लिए मैंने बताया कि आप 2 दिन पहले पहुंच जाइए, उसके बाद आपका जो द्वंद्व है धीमे धीमे कम हो जाएगा। नहीं आप अचानक पहुंचेंगे तो थके, और ये सब जो है अपना सारा डॉक्यूमेंट, जो आपका डॉक्यूमेंट लगे रहे, उसको सारी चीज़ों को लेकर जाना है। 5-5 फ़ोटो कापी को करा के जाइए, ये ना हो कि वहाँ पे भटकते रहिए, क्योंकि वहाँ सब चीज़ें जो हैं वो आपके दिमाग पर अचानक जो है दबाव डालती हैं, और दबाव ही हमको नहीं लाना है। अब आप वहाँ पहुँच गए, यदि आपका साक्षात्कार 9 बजे से प्रारंभ है तो मेरा ये सुझाव है कि आप वहाँ 6 बजे पहुँच जाइए। आप वहाँ के वातावरण में घुलेंगे मिलेंगे तो सारी चीज़ें जो हैं आपके दिमाग से धीरे धीरे स्थितियाँ जो हैं वो कम होती जाएंगी। अब आप अंदर गए, अंदर की क्या प्रक्रिया रहती है, अब प्रक्रिया के बात कर लेते हैं कि वहाँ किस तरीके से रहता है, कितने मेंबर रहते हैं, पैनल कितना रहता है, इन सारी चीज़ों पे चर्चा करूँगा। आप अंदर जाएंगे तो वहाँ का जो चेयरमैन रहेगा या जो भी और रहेंगे किसी भी जगह के, तो वो आपको सारी चीज़ों को बताएंगे, और सभी विद्यार्थी एक ही पंक्ति में लगभग बैठा दिए जाएंगे। सीरियल वाइज या रोल नंबर वाइज आपको बुलाया जाएगा। तो इस तरीके से आपकी चीज़ें जो हैं वहाँ पे होंगी। वो आपको बताएंगे कुछ चीज़ें कि ये आपको नहीं करना है। जैसे हरियाणा में जो साक्षात्कार हुआ, वहाँ नाम को नहीं बताना था, अपने विश्वविद्यालय को नहीं बताना था, न कोई परिचय ही नहीं है। तो सोचिए जब वहाँ परिचय न हो, डायरेक्ट प्रश्न उत्तर आ जाए पूछने का, तो वहाँ पे तो बहुत चीज़ें मतलब वो थी। और जगह के साक्षात्कार में ऐसा नहीं है, आप वहाँ परिचय बताएंगे और आप के अंदर ये प्रतिभा रहनी चाहिए कि मैं साक्षात्कार को अपने अनुसार मोड़ सकता हूँ। साक्षात्कार को अपने अनुसार मोड़ने की जो क्षमता है यदि आपके अंदर है तो निश्चित रूप से जो है आपको चयन के दिशा में ले जाएगी। साक्षात्कार को मोड़ने की जो क्षमता है वो मेरे अंदर भी थी, लेकिन वहाँ जाके साक्षात्कार मेरे अनुसार नहीं मुड़ा, क्योंकि वहाँ पे परिचय और ये सब सारी चीज़ें जो हैं, उनके दिमाग में क्या रहता है, आपका दिन कैसा रहता है, ये सारी चीज़ें भी जो हैं वो मायने रखती हैं। बहुत तो नहीं रखती हैं, लेकिन हाँ मायने रखती ज़रूर हैं। आपको कौन सा पैनल मिल गया, आपसे क्या ही प्रश्न पूछ गया। मान लीजिए आपका एकदम अंतिम समय में है, जैसे मेरा एकदम लंच के समय में था, तो इन सब सारी चीज़ों को बहुत ही ध्यान में रखना है। बीच में जाएंगे, मान लीजिए रोल नंबर आपका 15 है, 30 तक विद्यार्थी हैं, बीच में जाएंगे तब वहाँ पे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, ये सब सारी चीज़ें हैं वहाँ पे बता दिया। अब आपको ले जाया जाएगा, अंदर की जो प्रक्रिया रहती है वह बहुत ही मतलब ऐसी प्रक्रिया रहेगी कि आपको दबाव लेने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। आप वातावरण में घुल जाइए, वहाँ पे जाइए, जो भी व्यवस्था है उसका आनंद उठाइए, चाय काफ़ी का आनंद उठाइए, बैठिए एकदम, और ये सोचिए कि मैं साक्षात्कार तक पहुँचा हूँ, साक्षात्कार देने जा रहा हूँ, जो होगा वो होगा। राहें जहाँ तक जाएंगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे, नीर कहाँ तक जाएगा। खींच धन की डोर
साधो अपने मंजिल को, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। बाकी बाद में देख लेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। अभी तो आप जो है वो काम करिए अपने जो है उस पे, सारी चीज़ों पे। ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया। थोड़ा लंबा और बताऊंगा एक एक प्रक्रिया की। अब पैनल में अंदर घुसते हैं, अभिवादन कैसे करना है, बैठना कैसे है, ये सारी चीज़ें, आई कांटेक्ट जो है आपका कैसे रहना चाहिए। व्याख्यान में बने रहिए, थोड़ा तो लाभदायक होगा। 20 मिनट भले हो गया है, एक एक चीज़ों को आपको विस्तार से बता रहा हूँ, ये आपके लिए लाभदायक है, कोई इतना नहीं बताएगा। अब आप मान लीजिए अंदर गए, वहाँ पे कि जो कि प्रक्रिया है आपके अंदर, मान लीजिए पारदर्शिता को रखने के लिए आपके अंदर आइडेंटिटी कार्ड पहना दिया गया। और जगह की तो प्रक्रिया ऐसी नहीं है, हरियाणा की बात कर रहा हूँ। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जो है आप अंदर जाएंगे, मान लीजिए आपकी पैनल जो है वो 4 पैनल है। अब आप पर्ची दे दिया जाएगा, आप पर्ची उठाएंगे, किसी भी पैनल में जा सकते हैं। ये आपका जो है ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा उठाते हैं। अंदर जाएंगे, अंदर से आपको बैठा दिया जाएगा बाहर, वहाँ एकदम अंडरग्राउंड स्थिति रहती है। वहाँ पे साथियों आपको नहीं डरना है, वहाँ पे नहीं डरना है, नहीं चीज़ें बहुत गड़बड़ हो जाएंगी वहाँ पे, क्योंकि कोई रहता नहीं है, एकदम बंद। तो वहाँ पे आपको नहीं डरना है, एकदम बैठे रहिए और ये सोचिए। और वहाँ पे इन सब प्रश्नों को भी द्वंद्व में मत लाइए कि बिहारी क्या है, कि कबीरदास क्या है, अरे ये तो मैं भूल गया, अरे ये याद रह रहे कि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में उद्वेलित होती रहती हैं। एक एक चीज़ें आपको याद आने लगती हैं उसी समय। अरे ये क्या है, मान लो वहाँ क्या पूछ लेंगे। ये सब चीज़ों को अब एकदम निकाल देना है। ये सोचना है कि मैं जाऊँगा तो कैसे क्या करना है, उसको आप दिमाग में रखिए। और एक दिमाग में अभिप्रेरणा रखिए कि जाके बहुत ही अच्छा करने जा रहा हूँ, और नहीं भी कर पाऊंगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जाइए एकदम अच्छे तरीके से, एकदम सकारात्मक ऊर्जा के साथ घुस जाना है। अब आपको अंदर विद्यार्थी जो भी साक्षात्कार है दे के निकलेगा, आपको खुद ही ले जाया जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या अभिवादन या ये सब चीज़ें जो सिखाई जाती हैं ये सब मायने रखती हैं। वहाँ पे जैसे हरियाणा की बात करूँ तो वहाँ पे वो तो मेरे तरफ या किसी भी विद्यार्थी की तरफ देख ही नहीं रहे थे। आप अभिवादन कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, दरवाज़ा को खोलकर झुके हैं या नहीं झुके हैं, आधा दरवाज़ा खोलना है या पूरा दरवाज़ा खोलना है, ये सब सारी चीज़ें पहले से सिखाई जाती हैं। ये सब सारी चीज़ें जो है वो दोस्तों असलियत में होती नहीं है। वहाँ पे दरवाज़ा खुद ही खुला रहेगा या खोल देगा वो चपरासी, आपको ले जाएगा। आप वहाँ पे जब जाइए तो सबसे पहला काम, जो बीच में अगर महिला बैठी हैं तो सबसे पहले उनको संबोधित करते हुए नमस्ते या जो भी है, ये जो बीच में है उनको करिए। महिला है तो सबसे पहले महिला को करिएगा। उसके बाद चारों की तरफ आपको दृष्टि देख लेनी है, मतलब चारों को अभिवादन आपने कर दिया। ये नहीं है कि नमस्ते सर, नमस्ते मैम, नमस्ते, ये सब सारी चीज़ें नहीं, ये सब आप अपने वहाँ पे करिएगा। तो ये चीज़ें हो गई। अगर जो बीच वाला है उसी को संबोधित करके वो खुद ही बैठेंगे, आइए आइए बैठिए, आपको बैठना है। बैठते समय ये गलती ना हो, मान लीजिए चक्का वाली कुर्सी रहती है, बैठने जाएँ तो कुर्सी भाग गई 5-6 फीट पीछे, असमंजस की स्थिति, डर की स्थिति आपके अंदर पैदा हो जाएगी। ऐसा होता है। एक हमारे जो वरिष्ठ थे, अभी तो PCS अधिकारी हैं, उनकी कथा मैं बता रहा हूँ। बैठने गए, चक्का कुर्सी तो पीछे भाग गई। तो उन सब चीज़ों से आपको डरना नहीं है। कुछ ही वहाँ पे जो मान लीजिए रहते हैं थोड़ा अक्खड़ स्वभाव के, क्रूर स्वभाव के, या जिन्होंने ज्ञान का बहुत ही अपने अंदर समाहित कर लिया गया है, वही आपको, यदि आप अच्छा चीज़ों को बताने लगेंगे तो उनसे ही आपके सारे प्रश्नोत्तर बनने लगेंगे। वो आपकी प्रतिभा को और जानना चाहेंगे आप बताते जाएंगे। वो अपनी प्रतिभा को वो प्रोफेसर दिखाएगा, साथ ही साथ आपकी प्रतिभा को भी जानना चाहेगा कि आप कितने पानी में हैं। ये सब सारी चीज़ें हैं। आप बैठ गए, अब आपसे मान लीजिए वहाँ पे तो परिचय नहीं था, आप जहाँ जाएंगे आपसे परिचय पूछा जाएगा, तो आपको जो है अपना परिचय बताइए। मैंने अपना स्नातक यहाँ से किया, परास्नातक यहाँ से किया, वर्तमान समय में आप क्या कर रहे हैं, और कुछ रुचियों को आप ज़रूर जोड़ दीजिए। अगर आपको साक्षात्कार अपने अनुसार चलाना है,
जैसे कि मान लीजिए नाटक मंचन मैं कर रहा हूँ तो नाटक मंचन पे उनको बता दिया कि वर्तमान समय में या जो भी है उसी तरीके से आपको कि स्थितियाँ जो हैं यदि चाहूँ तो मेरे अनुसार चल जाए साक्षात्कार। नाटक की क्या विशेषता होती है, एक अच्छे रंगमंच की क्या विशेषता होती है, नाटक के कितने प्रकार हैं, अर्थ प्रकृतियाँ क्या हैं, तो ये सारे प्रश्न बनने लगते हैं। हालांकि वहाँ पे नहीं बने थे लेकिन माँ जो साक्षात्कार हुआ था उसमें ज़रूर बने थे। तो इसी तरीके से मैं बताऊँ, यदि आपकी रुचियाँ हैं कि मैं देखिए 2 रुचियाँ मत बताइएगा, एक फिल्म की एक क्रिकेट की। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि आप वहाँ पे बोल्ड आउट हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएंगी चीज़ें। बहुत ही खतरनाक प्रश्न क्रिकेट और इन सब से पूछा जाता है। और ज़रूरी नहीं कि जो आपने फिल्म देखा है वहाँ पे 60 साल का जो प्रोफेसर बैठा है वह भी वह फिल्म को देखा है। वह आपसे पूछ लेगा कि आलम आरा फिल्म का जो निर्देशक है उसको पूछ लेगा या ये सब सारी चीज़ों को पूछ लेगा। तो ऐसी स्थितियों में इन सब सारी चीज़ों को बचें। पीएचडी किया है, पीएचडी को बताना है कि नहीं। पीएचडी आपने किया है तो आप पीएचडी यदि आपकी पूर्ण हो गई है तब ऐसी स्थिति में आप उनको बता दीजिए कि हाँ पीएचडी मेरी हो गई है। और आपको अपने विषय पे बहुत ही अच्छी पकड़ रहनी चाहिए जिससे पूरा साक्षात्कार आपके विषय पे चल जाएगा। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए आपका विषय है स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कविता में प्रतिरोध का स्वर, तो इसके विषय में पता होना चाहिए कि स्वतंत्रता के बाद किन कवियों में प्रतिरोध का स्वर दिखाई देता है, चाहे वह धूमिल हो, व्यवस्था के विरोध में दिखाई देता है या जो भी और कवि रहे हैं। आपने अपनी शोध की परिकल्पनाओं को कितने भागों में विभाजित किया है, आपने इसी विषय को क्यों चुना है, आप शोध करके आगे क्या करना चाहते हैं, क्या जेआरएफ का 50,000 पैसा ही उठाया है आपने आज तक, क्या आपने अलग किया है शोध में। ये सब सारी चीज़ों को आपको पता रहना चाहिए आपके शोध के विषय में। यदि आपकी पीएचडी चल रही है, अभी पूर्ण नहीं हुई है, तो आप वहाँ पे मत बताइएगा। और जगह के साक्षात्कार में हो सके आप दिखाएं तो पहले से उनको सारी चीज़ें जो है वो पता रहती हैं, आपसे वहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। मेरा अनुभव, जैसे मैंने बैठा तो जो बीच में मैडम थी उन्होंने कहा कि आइए बैठिए, कहाँ से हैं आप। नहीं, ये तो नहीं पूछा था कि कहाँ से हैं आप, क्योंकि ये पारदर्शिता ये नहीं बताना था। अभी आप क्या कर रहे हैं, मैंने बताया अभी मैं ये कर रहा हूँ। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो जैसे मैं सोचा कि मेरे अनुसार जो है वो साक्षात्कार चले, वहाँ पे साक्षात्कार मेरे अनुसार नहीं चला। बगल वाले ने कहा कि जाइए आप कोसी का घटवार कहानी जो है वो ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाइए। अब एक समस्या रहती है कि बोर्ड टीचिंग के लिए कौन सा टॉपिक चुना जाए, कौन सा विषय हम चुन लें जिससे वहाँ पे बहुत ही मतलब सही तरीके से बताया जाए। क्या वो आपको टॉपिक देते हैं या आप स्वयं से अपने टॉपिक को बता सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको सुनिए, आप 2, 3, 4, 5 जो है विषय वो तैयार करके जाइए, संक्षिप्त विषय। जैसे मान लीजिए निराला की राम की शक्ति पूजा की मूल संवेदना है, उसको आप लिख दीजिए। लिखने के बाद वहाँ पे नीचे जो है लाइन ज़रूर खींचिएगा। ये सब सारी चीज़ें जो है वो एक मनोवैज्ञानिक बैठा रहता है, वो आपका सारी चीज़ों को वो दृष्टिगत करता रहता है। विषय से संबंधित तो एक ही 2 पैनल में बैठेंगे। मान लीजिए 5 लोग बैठे हैं तो वो एक ही 2 हैं जो वही प्रश्न पूछेंगे, बाकी एक मनोवैज्ञानिक बैठा रहेगा, एक चेयरमैन रहेगा जो करंट का पूछ सकता है, एमपी में गए हैं तो एमपी की लोक संस्कृति सभ्यता इत्यादि सारी चीज़ों को पूछ लेगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि गृह मंत्री कौन है, तो आप बड़े ताव में बता दिए अमित शाह हैं। बस इसलिए नहीं पूछा गया है यह छोटा सा प्रश्न। वहाँ पे आपकी बौद्धिकता और आपके वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं। वहाँ पे आपको श्री लगा के बताना है कि श्री अमित शाह जी हैं, ये बताना है। ये सब सारी चीज़ें हैं। ये छोटी छोटी बारीकियों को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। नई चीज़ें बाद में आपको लगेगा कि मेरा साक्षात्कार बहुत अच्छा गया है लेकिन नंबर आपको कम मिलेगा। तो ये सब छोटी छोटी बारीकियों को देखना है। विषय आप अपने अनुसार चुनिए। जिस विषय में कोई ऐसा बड़ा विषय मत उठा लीजिए जहाँ से आपको ही लगे कि काफ़ी प्रश्न पूछे जा सकते हों। मान लीजिए आपने छायावाद को उठा लिया, छायावाद में आप एक ही विषय को उठाइए कि छायावाद की मैं मान लीजिए विशेषताएं पढ़ा रहा हूँ, छायावाद की आपने विशेषता बताया,
आपको अब एक प्रश्न कि डेट वोट लिखा जाए ब्लैक बोर्ड पे कि नहीं, डेट वोट कुछ नहीं लिखना है। ये छोटी परीक्षाओं KBS और ये सब में होता है कि डेट लिखिए, क्योंकि उनको बच्चों के हिसाब से पढ़ाना रहता है। आप कॉलेज के प्रोफेसर हैं तो वहाँ पे आप अपने विषय को लिखिए जल्दी से, और उसके बाद लाइन करिए और जल्दी जल्दी से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को व्याख्यायित करिए। दोस्तों, आरंभिक 2 ही 3 मिनट में जब आप प्रवेश करके बैठते हैं, थोड़ा बहुत उनसे बाद विवाद संवाद जो होता है वहीं से तय हो जाता है कि आपका चयन होगा कि नहीं होगा। वहीं पे आप अपनी स्थिति को अगर बेहतर कर लेते हैं, आपके अंदर किसी भी प्रकार का बनावटीपन नहीं है। व्यक्तित्व की जांच तो अवश्य होती है, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि मेरा साक्षात्कार अच्छा नहीं हुआ। हो सके मेरे व्यक्तित्व पे मुझे बताया था, ऐसा नहीं है, लेकिन व्यक्तित्व मायने रखता ज़रूर है। आपके अंदर किसी भी प्रकार का बनावटीपन नहीं। मैंने कहा कि मेरा PhD में दाखिला नहीं हो पाया है, बता दिया साफ साफ। ये सब सारी चीज़ें हैं, किसी भी प्रकार का बनावटीपन न दिखे। कि आप किसी जॉब में हैं और आपसे पूछा जाए कि अब आप इस जॉब में क्यों आना चाहते हैं, तो वहाँ बता दें कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। जो रियलिटी है वो बता दीजिए, क्योंकि सर इसमें जो है वो थोड़ा सा सम्मान ज़्यादा मिल रहा है और थोड़ा सा आर्थिक स्थिति जो है वो भी बेहतर होगी। तो इन सब सारी चीज़ों के कारण, और कोई भी जो विद्यार्थी है वो निरंतर उन्नति करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में सर हमको जो है बच्चों के साथ रह के पढ़ने सीखने का अच्छी तरीके से मौका मिले, इसलिए मैं इस क्षेत्र में आना चाहता हूँ। इन सब सारी चीज़ों को आपको जो है वो पता रहना चाहिए। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, आप इसमें क्यों आए, आप दूसरे क्षेत्र में क्यों नहीं चले गए। ये सब सारी चीज़ों को बहुत ही सुंदर संक्षिप्त जो है आपको उत्तर तैयार करके रखना है। अब बोर्ड टीचिंग जो है, बोर्ड टीचिंग में आप चले गए उठ के पढ़ाने। बोर्ड पे आपसे मुझसे कहा गया कोसी के घटवार कहानी पढ़ाइए, मैं पढ़ाने गया, ब्लैक बोर्ड गिर पड़ा। डर, आपके अंदर डर आ जाएगा, अरे सारी स्थितियां तो गड़बड़ हो रही हैं, अपने अनुरूप नहीं हो रही हैं। यदि आप उनसे ये कहेंगे कि नहीं मैं ये टॉपिक पढ़ाने में असहज हूं, तो वो कहेंगे कि उनके दिमाग के ऊपर है, वो कहेंगे नहीं अभी तो यही पढ़ाना है। आपने टॉपिक तैयार करके गया, लेकिन वहाँ पे उन्होंने ऐसे टॉपिक दे दिया जो कि आपको नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ पाठ्यक्रम की वो छोटी से लेके बड़ी सारी चीज़ों को थोड़ा बहुत दृष्टिगत करके चलिए, कि कम से कम वहाँ पे कुछ तो बता दीजिए। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और जैसे ब्लैक बोर्ड गिरा तो उन्होंने कहा कि उठाइए उठाइए, तो उसके बाद मैंने उठाया, कोसी का घटवार मैंने कहानी लिख दिया। तो कोसी के घटवार में दोस्तों एक एक चीज़ सच्चाई बताऊंगा, कोसी ही गलत लिख दिया। सोचिए, जो लड़का मॉक इंटरव्यू या कहीं भी जो आयोजन था उसमें जितने भी थे उनको प्रभावित करके उनको लगता था कि मैं कम से कम 9.5 या 10 नंबर पाऊंगा साक्षात्कार में, वहाँ पे स्थितियाँ इस तरीके से थी कि दिमाग में पता नहीं क्या द्वंद्व चल रहा था। कोसी गलत लिख दिया, गोली वाला सा लगा दिया, वो वाला सा होता है। कोसी का घटवार लिख तो दिया, कहानी भी नहीं याद आ रही है, कहानी दूसरा चलने लग रही है। जय शंकर प्रसाद की कामायनी की प्रासंगिकता याद आ रही है, लेखक याद कर रहा हूँ। सोचिए JRF उत्तीर्ण किया हूँ, सारी चीज़ें सब रटी हैं, लेकिन उस समय लेखक भी नहीं याद आ रहा है। फिर लिखा, वही आपको देख रहे हैं उस समय, आपको जो है वो देख रहे हैं चारों लोग बैठ के कि पढ़ाएगा, लिख दिया। उसके बाद फिर याद आ गया। घबराना नहीं है, आप घबराएंगे नहीं, आपको चीज़ें याद आ जाएंगी। तो मैंने बताया उनको कि शेखर जोशी की और भी रचनाएं, दाज्यू या बदबू जो हैं, वो सारी चीज़ें बता के उसके बाद कहानी की जो मूल संवेदना है कि किस प्रकार इसमें लक्ष्मण एवं गोसाई के माध्यम से जो है वो निश्चल प्रेम और गोसाई का एकाकीपन जो है उसके विषय में उनको बताया। शैली आपकी ऐसी रहनी चाहिए, किसी भी प्रकार का हकलाहट और ऐसा ना हो कि बता रहे हैं कोसी का घटवार कहानी की मूल, ऐसे नहीं। जो है धारा प्रवाह, संक्षिप्त शैली आपकी विकसित होनी चाहिए, बता के उसके बाद बैठिए। उसके बाद जैसे प्रश्न और पूछा जा सकता है
कोई भी प्रश्न आप ये तो आपके ऊपर है, मेरा मुझसे जो प्रश्न पूछा गया उसको बता रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि आप बताइए कि हरियाणा में जो है वो महिला आरक्षण के संबंध में आपका क्या दृष्टिकोण है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, उसको आपको बहुत ही मतलब सोच समझ के थोड़ा समय ले लीजिए। कि नहीं आता है तो उसको जो है थोड़ा सोच के कह दीजिए कि सर हमको थोड़ा सोचने का समय दीजिए, वो आपको देंगे। इसमें कोई वो चिंता की बात नहीं है, आप थोड़ा सोचिए उसके बाद बताइए। जो प्रश्न नहीं आ रहा है उस पर कहिए कि मैं अनुमान लगा सकता हूँ। जैसे मुझसे साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना पूछ लिया गया, तो मैं बताया कि 1954 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। तो उन्होंने पूछ लिया कि भारत रत्न, तो उस समय याद आया कि मैं कहा कि सर अनुमान लगा सकता हूँ। ये सब सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आपसे जैसे मुझसे ये प्रश्न पूछा गया कि राम की शक्ति पूजा की वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है, इसकी मूल संवेदना को आप पॉइंट में बताइए। तो पॉइंट में आपको बताना रहेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं उसको तो आप कम से कम अच्छी तरीके से पॉइंट में चीज़ों को है बिंदुवार तरीके से देखते चलिए। बता दीजिए कि इसमें नायक राम के जीवन का जो संघर्ष है वही वस्तुतः निराला के जीवन का संघर्ष है। जहाँ सरोज स्मृति में वो कहते हैं कि जाना था अर्थगमो पाए पर रहा सदा संकुचित काय, लक्का रथनर आर्थिक पद पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। वहीं पे निराला की राम की शक्ति पूजा में आ जाते हैं। धिक जीवन जो पाता आया ही विरोध, धिक जीवन जिसके लिए सदा ही किया शोध। दूसरा बताएं पॉइंट में कि सीता की मुक्ति के माध्यम से नारी की मुक्ति की बात कही गई है। रावण जैसे जो अनैतिक शक्ति जिसके पक्ष में चली गई थी, उस अनैतिक शक्ति का वर्तमान समय में भी हम देखते हैं कि आज किस तरीके से अनैतिक शक्तियां जो उच्च किसी प्रकार से बाहुबल के द्वारा धन का संचय कर लिया है उनके पक्ष में चली गई है। किसी उदाहरण से जोड़ दीजिए। आज हम देख सकते हैं कि महाभोज उपन्यास में किस प्रकार हत्या के जघन्य अपराधी जोरावर को दा साहब जैसे मुख्यमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति साफ साफ बचा ले जाता है। शैली इसी तरीके रखिए, लगे कि हाँ क्लास को पढ़ा रहे हैं। ये मत सोचिए कि अब कि सामने कौन बैठा, समझ लीजिए बच्चे बैठे हैं। ये सब सारी चीज़ों को बताइए। उसके बाद अगला प्रश्न जैसे कि निराला के उपन्यास को बताइए। मैंने बताया कि कुली भाट उपन्यास हो गया, चतुरी चमार उपन्यास हो गया या जो भी है। तो उन्होंने कहा कि हाँ एक प्रश्न कोसी का नदी, जैसे मैंने कोसी पढ़ा तो पूछे कोसी नदी कहाँ पे है, तो मैंने बताया कोसी बिहार है। यदि आप बताते जाएंगे तो उसी में अंदर अंदर प्रश्न घुसता चले जाएंगे। तो ऐसा मतलब उनको, अगर आपको ये लगता है कि मैं अपने अनुसार चलाऊंगा तो हिंट छोड़ते चलिए, हिंट छोड़ते चलिए बीच बीच में। और यदि आपको लगता है कि ऐसे शब्द का प्रयोग कर लूँ जिसके विषय में मुझे पता ही नहीं है तो उसका प्रयोग करने से आप बचिएगा, नई चीज़ें जो है वो गड़बड़ हो जाएंगी। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा, मैंने उपन्यास बताया, उन्होंने पूछा कुली भाट का अर्थ क्या है। तो जैसा सब लोगों ने बताया, जो ना आए बहुत अच्छी तरीके से तुरंत क्षमा मांग लेनी है। मैंने क्षमा मांग लिया, उन्होंने कहा ठीक है जाइए। अब मुझे लग रहा है कि पहले ही प्रश्न में क्षमा मांग लिया, वो पहले ही प्रश्न में एक प्रश्न में क्षमा मांगा, इन्होंने तो तुरंत भेज दिया। अब उनसे ये भी नहीं कह सकता हूँ कि अभी आप हमसे और पूछिए। अब मेरे अंदर का जो द्वंद्व था, अब एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया था कि स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय रह रहे उड़ता, जग में रावण जग भय। अब मेरे अंदर भी स्थितियां थी कि प्रीलिम्स हो गया, मेंस क्वालिफाई कर लिया, साक्षात्कार में भी मतलब जिस तरीके से अभी तक मेरी तैयारी थी, क्या गड़बड़ हो गई चीज़ें? ऐसा कुछ नहीं है, घबराने की बात नहीं। उस समय घबराया, सभा के बाहर फोटो खिंचवा रहे थे, मेरे मन में द्वंद्व था कि मेरा साक्षात्कार मेरे अनुरूप नहीं गया है, स्थितियां जो हैं वो गड़बड़ हो गई हैं, और वहाँ से तुरंत निकल गया। साक्षात्कार की कहानी बताऊं, मेरे से ज़्यादा विडंबना किसकी हो सकती है? आप लोग तो जाइएगा अच्छी तरीके से। मेरा तो साक्षात्कार से 2 दिन पहले सूट ही खो गया दोस्तों। मेरी बस छूट गई, सूट खो गया।
मैं जूता पॉलिश कराने के लिए निकला हूं, बाजार में कह रहे हैं रविदास जयंती आज जूता पॉलिश नहीं किया जाएगा। सोचिए किस समय की द्वंद्व की स्थिति मेरे दिमाग पे चल रही होगी। लगा कि ये सब सारी चीजें क्यों हो रही हैं, बहुत गड़बड़ हो रही हैं। उन्हीं गड़बड़ियों में से, उसी परीक्षा में से आपको निकल के वहां पे जाना है। ये सब सारी चीजें होती हैं यदि कुछ अच्छा होने वाला होता है तो, लेकिन आपको नहीं करना है कि आप भूल जाइए। तो ये सब सारी चीजें हैं। उसके बाद निकल के आया तो गया, सब अपना खींच रहे हैं, ये है मेरा 14 मिनट चला, मेरा 15 मिनट चला। उन सब से कोई प्रभाव नहीं है। यदि आपने उनको आरंभिक 3-4 मिनट में प्रभावित कर दिया तो आपका चयन सुनिश्चित है। मेरे शरीर पे तो रात भर चींटी की तरह, जैसे चींटी नहीं काटती है वैसे मतलब पीड़ा थी। न कुछ खाने की, न कुछ पीने का मन। लेकिन जो चीजें लिखी होती हैं, ईमानदारी से मेहनत किया गया है तो वह मेहनत निरर्थक नहीं जाएगी। जो भी एग्जामिनर बैठा है वह आपके व्यक्तित्व, आपके ज्ञान को आरंभिक 2-3 मिनट में आपकी शैली से ही देख लेता है। ये कि मैं 1 प्रश्न नहीं बता पाया, 2 प्रश्न नहीं बता पाया, 3 प्रश्न नहीं बता पाया, उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक ही प्रश्न साक्षात्कार की दिशा एवं दशा को निर्धारित कर देती है। राम की मूल शक्ति, पूजा की मूल संवेदना इस तरीके से बताइए, या मैंने जैसे बताया कि लगे कि हाँ ये जो है वो क्लास में पढ़ाने लायक है। मेरे इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे नंबर आए, मेरी सोच से भी परे। लिखित में भी अच्छे नंबर आए। अब बहुत विद्यार्थी हैं कि नहीं मुझे लिखित जो है वो साक्षात्कार में नंबर नहीं चाहिए, मैं मेंस के दम पे कर लूँगा। नहीं होगा, नहीं होगा। आप ये करिए कि लिखित में भी फोड़ना है, साक्षात्कार में भी फोड़ना, क्योंकि मेरे संपर्क के मैं बता दूं जिनका लिखित में अच्छा नहीं था, साक्षात्कार में 2-2.5 नंबर जा, एक पॉइंट का लड़ाई है, एक पॉइंट की लड़ाई है साक्षात्कार में। इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा सा भी मौका आपको चूकना नहीं है, मौका को नहीं गंवाना है। जितना नंबर आप अर्जित कर सकते हैं लापरवाही मत करिएगा, नहीं ये लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। ऐसे लोग हैं जिनका सिर्फ साक्षात्कार के दम पे चयन हुआ है, 8.8 नंबर पा गए, लिखित में कम थे, कई पॉइंट 6 या 7 नंबर, 0.7 नंबर से लड़कों से आगे चले गए, क्योंकि उनका साक्षात्कार में सिर्फ 4 ही नंबर था। इनका 8.5 नंबर आ गया, ये लीड ले लिए। पड़ता है प्रभाव। तो चीजों को जो है वो अपने अनुसार ढालिए और सही तरीके से अपने व्यक्तित्व को मजबूत करके जाइए, अपनी दृष्टि को मजबूत करके जाइए। देखिए आपका चयन होगा कि नहीं होगा, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि मेरा जो है साक्षात्कार वो गड़बड़ गया है, लेकिन जो चीजें हैं वो ठीक हुई, नंबर भी काफी अच्छे मिले। तो ये सब सारी चीज़ें हो गई। ड्रेस कोड की बात कर लिया, किस तरीके से प्रक्रिया रहती है उसकी बात कर लिया, किस तरीके से अभिवादन करना है, बैठना है बोर्ड टीचिंग के लिए, टॉपिक की बात कर लिया। कोई और प्रश्न यदि छूटता हो मुझसे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या मैं आपकी और मदद कर सकता हूँ। लिखित परीक्षा पे विस्तृत तरीके से चर्चा करूँगा कि लिखित तरीके परीक्षा की तैयारी कैसी रहनी चाहिए, क्या कंटेंट मायने रखता है, क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर करती है, क्या पेज भरने से नंबर मिलता है, किस तरीके से कॉपी लिखा जाए कि जो नंबर मिलता है, किन गड़बड़ियों से बचना होगा, क्या राइटिंग का इफेक्ट पड़ता है। इन सब सारी महत्वपूर्ण चीज़ों पे अगले चलचित्र में चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निश्चित रूप से जो है वो इन सब आपको सिर्फ नेट JRF या अन्य परीक्षाओं के लिए नहीं, महत्वपूर्ण जो आपका सीधा लक्ष्य है कि सहायक आचार्य बनना है, चाहे PhD के विद्यार्थी हों या PhD के बाद के या PhD के पहले के, तो जुड़ जाइए। सारी चीज़ों को बताऊंगा, क्योंकि जब
बहुत मेहनत करके भी आपका चयन नहीं हो रहा है तो उन गड़बड़ियों से कैसे बचना है, लिखित परीक्षा, प्रीलिम्स की तैयारी, सारी चीज़ों को बताऊंगा। साथ ही साथ आप लोगों की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण व्याख्यान को भी प्रतिपादित कर रहा हूं। आप जाके देखिए अंजू दीदी अंधा युग जो नाटक है, जिसकी मूल संवेदना, कथा, वस्तु, सार, तथ्य, सारी चीज़ों को बताया हूं, वो आपके लिए कितना लाभदायक है। कितने महत्वपूर्ण आलोचकों का कथन उसमें प्रयोग किया गया है, जो आपकी किसी भी लिखित परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।